हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 294 से लेकर 300 पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो डील करता है प्रॉपर्टी के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टी होती है यूनियन और स्टेट की, इसकी राइट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है गवर्नमेंट के पास। तो पहला आता है सक्सेशन। सक्सेशन मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी प्रॉपर्टी है और एसेट हैं जो बेसिकली डोमिनियन है इंडिया के और प्रोविंशियस और प्रिंसली स्टेट के पास है बिफोर कमर्समेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बिफोर आरंभ, जैसे आरंभ हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उससे पहले यूनियन के पास और स्टेट के पास थे। नेक्स्ट आता है हमारा सी वेल्थ। All lands, minerals and other things that are value under the waters of the ocean within the territorial waters of India। बेसिकली जितने भी लैंड्स हैं, मिनरल्स हैं और जितने भी अदर थिंग्स हैं जो बेसिकली टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया के अंदर आती हैं। Here the continental shelf of India and exclusive economic zone of India vested in the union। और ये सब यूनियन के हाथ में है। Here a state nearly the ocean cannot claim the jurisdiction over these things। और किसी भी स्टेट के अगर आसपास कोई ओशियन है तो वो उसके ऊपर अपना जुडिसेक्शन नहीं इंप्लीमेंट कर सकता है। हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है दैट इज कंपल्सरी एक्विजिशन बाय लॉ। द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट legislature are empowered to make law for the compulsory execution and requisitioning of private property by the government। बेसिकली हमारा पार्लियामेंट इसी के साथ हमारा स्टेट लेजिस्लेचर पावर देता है कि हम ऐसे लॉ बनाएं जिससे कंपल्सरी एक्विजिशन एक्वायर कर लें प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट। अब हमारा जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है 1978 के तहत abolish the constitution obligation to pay the compensation in regard। अब हमारा जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है वो कहता है कि हम कंपनसेशन इन दो केसेस में नहीं देंगे। पहला है when the government acquire the property educational institutes। अगर कभी भी हमारी गवर्नमेंट एक्वायर करती है प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तब हमको कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। सेकंड, when government acquire the land held by the person under the personal cultivation। और ऐसी लैंड जहां पे पर्सन खुद की कल्टीवेशन करता है उस केस में भी गवर्नमेंट कोई भी उनको कंपनसेशन नहीं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे स्वीट्स बाई और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो स्वीट्स मतलब होता है एक लीगल प्रोसीडिंग बाई और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब आर्टिकल 300 कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमको ये पावर देता है कि हम कोई भी लीगल प्रोसीडिंग कर सकते हैं बाय द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इट लेज डाउन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे सू और बी sued बाय द नेम ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम कोई भी लीगल प्रोसीडिंग में डाल सकते हैं विद द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट। Like example, state of Andhra Pradesh, state of UP, and so on। The Union of India and state legal entities for purpose of suits and proceeding। तो बेसिकली अगर कोई भी हमको लीगल प्रोसीडिंग करनी है तो ये यूनियन ऑफ इंडिया है और स्टेट एक प्रकार की लीगल अथॉरिटी की तरह बिहेव करते हैं। नॉट द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन, नॉट द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ये अथॉरिटी यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट एक अथॉरिटी की तरह, एंटिटी की तरह बिहेव करते हैं, ना कि कोई गवर्नमेंट ऑफ यूनियन और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की तरह, स्टेट्स। नेक्स्ट हमारा आता है फर्स्ट लाइबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अंडर द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर द यूनियन और स्टेट कैन इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स। बेसिकली जब हमारी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती हैं अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को तब ये एक्वायर करती हैं और होल्ड करती हैं और डिस्पोजल करती हैं कुछ प्रॉपर्टी को और कैरी करती हैं कुछ ट्रेड और बिजनेस। बट द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन थ्री कंडीशन विच में फुलफिल। और इन बिजनेस के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है उनको तीन कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी होता है। पहला है फर्स्ट लाइबिलिटी ऑफ टॉर्ट्स। In the beginning, the East Indian Company was only a trading company. Gradually, it acquired the territories and become a sovereign authority। तो स्टार्टिंग में हुआ क्या, अब आप भारत का इतिहास देखें तो ईस्ट इंडियन कंपनी जो बेसिकली एक हमारी ट्रेडिंग कंपनी बॉडी थी, है ना, ब्रिटिश ट्रेडिंग अथॉरिटी थी, जो यहाँ आकर पहले ट्रेड करती है फिर आगे आके टेरिटरी ऑक्युपाई करके एक सर्वन अथॉरिटी मिल जाती है। द कंपनी वाज सुटेबल फॉर द फंक्शन एज अ ट्रेडर बट नॉट एज अ सर्वेंट। तो यहाँ पर ये हुआ, वो कंपनी रजिस्टर हुई थी एज अ ट्रेडिंग कंपनी लेकिन अब वो सर्वेनिटी के लिए बिहेव कर रही है। The traditional immunity of the state in Britain from any illegal liability for action has been done by the Crown Proceeding Act। However, the position in India still remains the same। अब बेसिकली ऐसी कोई भी स्टेट या क्राउन जो ब्रिटिश से आता है अंडर द क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट ऐसे एक्शन कर सकता है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे स्वीट्स अगेंस्ट पब्लिक ऑफिस। स्वीट्स मतलब होता है टेकिंग लीगल एक्शंस अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं दैट इज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सर्टेन इम्यूनिटीज प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को। उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑफिशियल एक्ट एंड पर्सनल एक्ट। President and the governor cannot be sued during the term of their office or act done by the exercises
परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिस एंड ड्यूटीज। तो बेसिकली प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए एक ऐसा स्पेशल पावर दिया गया है कि उनके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है जब तक वो अपनी एक्सरसाइजेस और परफॉर्मेंस और ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। हाउएवर द ऑफिशियल कंडक्ट of the president can be reviewed by the court or any other body authorized by House of Parliament। तो बेसिकली इनके पीछे जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग या इलीगल चार्ज की प्रोसीडिंग होती है वो बेसिकली एक कोर्ट करता है या कोई बॉडी ऑर्गेनाइज की जाती है बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू इन्वेस्टिगेट देयर चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब उनको अपनी सर्विस से हटाना। सेकंड आता है हमारा पर्सनल एक्ट। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्ट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल एक्ट। तो बेसिकली कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोई भी क्रिमिनल चार्ज के अगेंस्ट हम प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक्ट नहीं कर सकते हैं, अरेस्ट और इम्प्रिजन नहीं कर सकते। द इम्यूनिटी इज लिमिटेड टू द पीरियड फॉर अ टर्म ऑफ ऑफिस एंड डज नॉट एक्सटेंड। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है कि जब तक वो अपने टर्म ऑफ ऑफिस को परफॉर्म करेंगे तब तक ये पर्सनल एक्ट के तहत इनको इम्प्रीजमेंट और इम्पीच नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही उनका जो ये टेन्योर खत्म होगा उसके बाद इनको हम अरेस्ट भी कर सकते हैं और इम्प्रीजेंट भी कर सकते हैं।